दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने अभी तक कांग्रेस पर क्या क्या कहा है, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रंट फुट पे इस पूरे इलेक्शन में देख रहे हैं। इंडिया प्राइम मिनिस्टर ने अभी कहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दे रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ने 5 साल का रोड मैप बनाया है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के हिसाब से हर साल नया प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन का होगा। 1 साल रोटेटिंग प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो इंडिया गठबंधन का फॉर्मूला है। और यह इसीलिए कहा जा रहा है दोस्तों क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पता है कि अभी तक इंडिया गठबंधन ने किसी को भी अपना चेहरा नहीं डिक्लेयर किया है। सो अगर आपको याद होगा कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को प्रपोज किया गया था इंडिया गठबंधन की मीटिंग में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल द्वारा, तो उसको खुद कांग्रेस पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया था। तो प्राइम मिनिस्टर एक वोटर के माइंडसेट पे अपील कर रहे हैं कि एक तरफ वो है जो क्लैरिटी है, दूसरी तरफ कंफ्यूजन है। दैट्स द एंटायर इसके पीछे का इलेक्शन एनालिसिस। दोस्तों मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और बात करूंगा दोस्तों 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के भगवा मैसेज की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भोपाल में एक बड़ा रोड शो किया। रोड शो की खासियत यह थी कि पूरा रोड शो भगवा था। भगवा सदरी, भगवा गमछा, भगवा पर्दे, भगवा कुर्सी, भगवा ही माहौल, भगवा की ही बारिश और भगवा का ही नजारा। 24 के चुनाव में भोपाल की सरजमी पर हर तरफ भगवा ही चमक रहा है। प्रधानमंत्री के स्वागत में भोपाल में गेरुआ ऐसा उमड़ा मानो पूरा शहर कह रहा हो, रंग दे तू मोहे गेरुआ। भोपाल के मालवीय नगर से शुरू हुए इस 1 किलोमीटर लंबे रोड शो का समापन आजाद तिराहा पर हुआ। इस दौरान करीब 250 मंचों के जरिए प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। इस रोड शो के जरिए कहा जा सकता है कि बीजेपी ने अपना भगवा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है। इसका सीधा असर भी दिखाई दिया कि हमारा भारतवर्ष प्रारंभ से ही सनातनी है, इसको ना कोई मिटा पाया ना कोई मिटा पाएगा। सनातनी है और संत महात्माओं से वो जुड़े हुए हैं, इसलिए सनातन धर्म की पार्टी है। और सनातन धर्म को लेकर अब ये लोग अपवाद उठाएं तो उठाएं। भोपाल का रंग भगवा हुआ तो कांग्रेस ने आपत्ति उठाई। जवाब भी फौरन आया। बाहर से इस देश में संविधान बचाने 75 साल के इस अमृत काल में 10 साल बाद जब मोदी जी का शासन हो गया, विकसित भारत की जब बात करते हैं, जब लोकतंत्र बचाने की बात है, आरक्षण को बचाने की बात है। कांग्रेस ने जो बोलना बोले उनको भगवा से आपत्ति हो सकती होगी, लेकिन हमने तो कहा कि भगवा के प्रति ऐसी आपत्ति होना, ये इस आपत्ति पे हमारी आपत्ति है। 20 दिन में मोदी का ये 5वीं बार मध्य प्रदेश का दौरा है और जिस अंदाज में भोपाल में मोदी का स्वागत हुआ है उससे सिर्फ भोपाल को ही नहीं समूचे मध्य प्रदेश को संदेश भेजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दोस्तों मैं भारतीय जनता पार्टी के भगवा शो के इलेक्शन एनालिसिस को आपको समझाना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इसके क्या मायने? पहला, जनता को भगवा रंग से जोड़ने का प्रयास, करेंटली भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से जोड़ने का प्रयास। दूसरा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ब्रांडिंग जो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा प्लैंक है। तीसरा दोस्तों, सनातन के साथ खड़े रहने का संदेश जो अयोध्या में राम मंदिर पे भी दिया था। और चौथा, हिंदुत्व की भावना जो है वो जनता के अंदर दिखाना और अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरना। दोस्तों मैं तीसरी बात चुनावी बात पे बढ़ना चाहता हूं, अमेठी की है भैया। 20 दिन पहले रॉबर्ट वाड्रा ने खुद प्रपोज किया था कि मुझे अमेठी लड़ा दो, बीजेपी को हरा दूंगा, लेकिन कांग्रेस ने कोई फैसला नहीं लिया, कांग्रेस पार्टी ने खुद ही सीरियस नहीं लिया। अब सस्पेंस और बढ़ गया है क्योंकि अमेठी में कांग्रेस दफ्तर पर रॉबर्ट वाड्रा की ब्रांडिंग के पोस्टर चिपक चुके हैं दोस्तों। जी हां, देखिए। राहुल गांधी या रॉबर्ट वाड्रा, अमेठी से कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा, इसे लेकर सस्पेंस तब गहरा गया जब अमेठी के गौरीगंज में कांग्रेस दफ्तर पर रॉबर्ट वाड्रा के समर्थन में पोस्टर लगाए गए। इसके सामने आते ही सियासी पारा चढ़ने लगा। अमेठी से दूसरी बार ताल ठोक रही स्मृति ईरानी ने तीखा तंज कसा। जीजा जी की नजर जगदीशपुर पे है, कहीं डर है। जीजा जी आएंगे तिवारी जी तो बाग के कागज छुपा लेना। जीजा जी आएंगे तो घर के कागज छुपा लेना तिवारी जी, जीजा की नजर पक्की है। आपको बता दें कि इससे पहले रॉबर्ट वाड्रा खुद ही अमेठी से अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं। मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ
और सांसद बनने की सोचता हूं तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूं। वाड्रा की दावेदारी के उलट राहुल गांधी के भी अमेठी से चुनाव में उतरने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के आंतरिक सर्वे के बाद इस पर फैसला भी हो चुका है, लेकिन इसका ऐलान 26 अप्रैल के बाद होगा। कुछ दिनों पहले राहुल ने भी इसके संकेत दिए थे। अमेठी के बाद कांग्रेस का डिसीजन है, जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। राहुल वाड्रा में किसके नाम पर कांग्रेस मुहर लगाएगी ये साफ नहीं है। ऐसे में स्मृति ईरानी दोनों पर हमलावर हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता रॉबर्ट जी को मांग रहे हैं, जीजा जी को मांग रहे हैं, पहले साला साहब को मांग रहे थे। उनका जीजा हो या साला, अमेठी में हर वोटर है मोदी का मतवाला, भैया भूल जाओ। अमेठी में 5वें चरण में 20 मई को वोट डाले जाएंगे, लेकिन उम्मीदवारों के नाम के ऐलान से पहले ही ये हॉट सीट बन चुकी है, जिस पर पूरे देश की निगाहें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दोस्तों, ऐसा क्यों है कि गांधी परिवार के जीजा जी मैदान में उतरना चाहते हैं? इसके पीछे आपको समझना पड़ेगा अमेठी में हुआ क्या है। दोस्तों अमेठी के अंदर अगर आप देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी का अमेठी का वोट शेयर पिछली बार 50% था और कांग्रेस पार्टी का 44% था। अभी समाजवादी पार्टी पिछले बार चुनाव नहीं लड़ी थी। बीजेपी का रायबरेली में 38% हो गया। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि बहुत तेजी से बढ़ा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 2009 में 70% के वोट शेयर पे थी रायबरेली में, वो घट के 52% के वोट शेयर पे आ गई 2019 के इलेक्शन में। वो बड़ी बात यह है कि गांधी परिवार जो है खुद लड़ने से एक तरीके से मैं कहना चाहता हूं कि डर तो नहीं रहा, बट दो माइंड के अंदर है। क्योंकि अगर सेकंड टाइम गांधी परिवार को कोई व्यक्ति अमेठी और रायबरेली से लड़ता है, अमेठी से हार जाता है, तो उसके करियर का दी एंड हो सकता है। और रायबरेली से अगर गांधी परिवार हार जाता है तो इसका यही मतलब होगा दोस्तों कि गांधी परिवार एक पॉलिटिकल लायबिलिटी भी बन सकता है कांग्रेस पार्टी में। और दोस्तों, इन दोनों सीटों पे कांग्रेस पार्टी का ग्राफ लुढ़का है, ये जो सबसे बड़ी बात है, और यही मैं आपको दिखाऊंगा। ध्यान से देखिए जिसकी बात मैं कर रहा था। पहले रायबरेली अगर मैं बात करना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये पहले अमेठी की बात करूंगा। कांग्रेस 2009 में 72%, 2014 में 47% और 2019 में 44, 30-28%, 26% तक ये कम हुआ है। और यहां पे भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज करी 2019 में, जब बीजेपी का वोट शेयर 50% हो गया। और मतलब 3,55,000 जो है वोट शिफ्ट हुआ, क्योंकि कांग्रेस 3 लाख वोट से जीती थी 2009 में, और 2019 में 55,000 वोट से बीजेपी जीती। मतलब 3,55,000 वोट अमेठी के अंदर कांग्रेस से बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ। मैं रायबरेली को दिखाना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा, सबके पीछे एक इलेक्शन गणित है। अगर आप देखेंगे रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ 16% वोट शेयर 2009 में, जिसकी मैं बात कर रहा था, यह बढ़ के हो गया 38%। मतलब यह 20% से ज्यादा की वृद्धि हुई। कांग्रेस पार्टी का 2009 में 72% वोट शेयर, 72, स्वीप से भी बड़ा स्वीप 2019 में। और देखिए 2019 में 56%। मतलब हर 5 साल में 8% कम हुआ कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर रायबरेली में। और कांग्रेस को पता है कि अगर इस बार भी ये ट्रेंड रहा तो रायबरेली की सीट कांग्रेस पार्टी हार जाएगी। इसीलिए गांधी परिवार का कोई व्यक्ति अभी तक डिक्लेयर नहीं हो पाया कांग्रेस द्वारा। दोस्तों, अब मैं दूसरी चुनावी बात पे बढ़ना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 400 पार का दारोमदार है, वो पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में वो अपनी सीट का मैनेजमेंट गृह मंत्री अमित शाह को दे चुके हैं। बनारस की सीट पे अमित शाह पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र काशी पहुंचने पर अमित शाह का जोरदार स्वागत किया गया। बाबतपुर एयरपोर्ट से तुलसी उद्यान के बीच जगह जगह पुष्प वर्षा हुई। शाह के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता भी काफी उत्साहित नजर आए और पूरी उत्साहित पार्टी जो है, उस पार्टी के केंद्रीय कार्यालय के अंदर जो है एक नया केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ और उसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं को अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रचंड जीत दिलाने की अपील करी और कहा कि पीएम मोदी 400 पार के नारे का संकल्प तभी पूरा कर पाएंगे जब कार्यकर्ता बनारस के अंदर पिछली बार की भी मार्जिन से ज्यादा मार्जिन से पीएम मोदी को जुटाएंगे। मोदी जी ने समग्र देश को भ्रष्टाचार से मुक्त किया है, जातिवाद से मुक्त किया है, परिवारवाद से मुक्त किया है, तुष्टीकरण से मुक्त किया है, लघुता ग्रंथिहीन भावना से मुक्त किया है, आतंकवाद से मुक्त करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है।
दोस्तों, सत्ता के खेल में एक एक सीट मायने रखती है, इसीलिए परिवार की पुश्तैनी सीट वापस लेने के लिए आज अखिलेश यादव भी कन्नौज की लड़ाई में खुद उतर गए। कन्नौज में पिछली बार डिंपल यादव चुनाव हार गई थी। दोस्तों, बड़ा सवाल है कि क्या अखिलेश का चुनाव जीतना कन्नौज से लगभग जो है पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि वहां से सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव को चैलेंज कर दिया है। क्या है कन्नौज का गणित, देखिए इस रिपोर्ट में। लड़ाई बहुत बड़ी है। इस बार अगर हम लोग चूक गए तो हो सकता है हमारा आपका वोट डालने का अधिकार भी छीन जाए। लड़ाई बड़ी है, जीतेगा कौन 4 जून को पता लगेगा, लेकिन इतना तय हो गया है कि कन्नौज से बीजेपी के सुब्रत पाठक को अब अखिलेश यादव टक्कर देंगे। खबर है कि अखिलेश यादव 25 अप्रैल को नामांकन भी करने वाले हैं, लेकिन कन्नौज से अखिलेश क्यों? इसके पीछे सियासी पंडित बड़ी वजह बता रहे हैं, जिसके मुताबिक चुनाव मैदान में कार्यकर्ताओं में जोश भरना, कन्नौज के जरिए इटावा, फर्रुखाबाद, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा और बदायूं तक पार्टी को बल देने की तैयारी की जा रही है। अखिलेश के उतरने से समाजवादी मतदाताओं की संख्या बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। मुलायम को पसंद करने वाले अखिलेश के लिए वोट दे सकते हैं। माना जा रहा है कि कन्नौज से उतरकर अखिलेश मुलायम के सियासी दांव से जीत की जुगत लगाने की तैयारी में है। इसमें एमवाई समीकरण के साथ अगड़े वोट और पिछड़े वोट के उस वोट पर भी नजर होगी जो अभी बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया है। अखिलेश को उम्मीद है कि कम वोटिंग का मतलब यूपी में बीजेपी की जमीन खिसक गई है। पहले चरण से जो मतदान हुआ है उससे इंडिया गठबंधन का भविष्य दिखाई दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी इतिहास बनने जा रही है। जवाब में कन्नौज से बीजेपी के उम्मीदवार सुब्रत पाठक ने कहा, आए अखिलेश, वो तैयार हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि अखिलेश मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने आ रहे हैं और उनका ये घमंड के जो किसी को भी मेरे खिलाफ लड़ा के जिता देंगे, उनका घमंड टूट रहा है। पिछली बार 2019 में कन्नौज सीट पर सुब्रत ने अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव को हराया था। हार का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था। ऐसे में माना जा रहा है कि मुकाबला दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दोस्तों, ये पूरे इलेक्शन गणित का क्या है एनालिसिस, 2019 के नतीजे देखने होंगे और ध्यान से देखिएगा कन्नौज के अंदर। दोस्तों, कन्नौज लोकसभा सीट में सुब्रत पाठक को लगभग 5,63,000 वोट पड़ा था और डिंपल यादव को 5,50,000 पड़ा था। एक लोकसभा चुनाव में जीत का अंतर यह बहुत कम बताया जाता है। मतलब भारतीय जनता पार्टी कन्नौज की सीट को सिर्फ 1% ज्यादा वोट से जीती थी। तो ऐसा नहीं था कि बीजेपी एक तरफा जीती, एक क्लोज मार्जिन सीट थी और हार का अंतर जो था डिंपल यादव का सिर्फ 12,000 वोट, मतलब 6,000 वोट अगर डिंपल यादव की तरफ और शिफ्ट हो जाते तो सुब्रत पाठक चुनाव हार जाते। शायद इसीलिए अखिलेश यादव को लग रहा है कि अगर वो मैदान में उतरे तो कन्नौज की सीट शिफ्ट हो सकती है। अब बात करूंगा बिहार के पूर्णिया की। एक जमाना था पूर्णिया में पप्पू यादव की पहचान बाहुबली की थी, अच्छे उनसे डरते थे, लेकिन पूर्णिया की लड़ाई में पप्पू यादव अब खुद डरे हुए। दोस्तों, जी हां, एक त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है। इस त्रिकोणीय मुकाबले के अंदर आरजेडी पप्पू यादव को सबसे बड़ा खतरा देख रही है। देखिए, कांग्रेस से बगावत करने के बाद बिहार के पूर्णिया में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ताल ठोक रहे पप्पू यादव की बुझी और थकी जुबा बता रही है कि वो 24 के चुनाव में अपने इलाके में कितनी मेहनत कर रहे हैं और इस बात का इल्जाम भी लगा रहे हैं कि हार के खौफ में उनकी हत्या भी करवाई जा सकती है। तो अपराधी के द्वारा मारने की साजिश तक रच दिया। अब क्या, उन्होंने तो कहा कि मार देंगे गड्ढों के सोशल साइट पर। वो तेजस्वी जी के राजा, छोटे राजा साहब के मंच पर थे। पूर्णिया लोकसभा सीट बिहार में हॉट सीट बनी हुई है। पल पल पूर्णिया की सियासत बदल रही है। पप्पू यादव के समर्थकों के खिलाफ पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। मंगलवार को पूर्णिया में तेजस्वी के रोड शो में पप्पू और आरजेडी समर्थकों के बीच झड़प भी हुई। पप्पू ने माना विरोध हुआ है और होता रहेगा। सारे जगह उनके खिलाफ नारा चली है, जनता ने पप्पू यादव जिंदाबाद सभी जगह। सीसीटीवी निकाल के देख लीजिए कौन लोग होते। पूर्णिया सीट पर एक तरफ पप्पू यादव मैदान में हैं, दूसरी तरफ अपने उम्मीदवार बीमा भारती को जिताने के लिए तेजस्वी यादव ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। चर्चा ये भी है कि पप्पू यादव को हराने के लिए तेजस्वी ये तक बयान दे चुके हैं कि एनडीए भले जीत जाए लेकिन पप्पू की हार जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
48 घंटे के अंदर दूसरे फेज की वोटिंग शुरू होने वाली है, लेकिन लगता है कि 24 की जंग का चुनावी रंग दोस्तों अब चढ़ चुका है असदुद्दीन ओवैसी को। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में आजकल असदुद्दीन ओवैसी को सबसे ज्यादा टेंशन माधवी लता की है, और माधवी लता ने दोस्तों अपना पर्चा भर दिया है। और अब हैदराबाद के अंदर आप याद करिए कुछ फर्जी वोटर्स भी हट चुके हैं। क्या माधवी लता ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रही है? असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में उनको चैलेंज कर रही है, ये रिपोर्ट देखिए। और एक मीटिंग कर लेंगे आप और हम जून 4 तारीख को सुनने के बाद। जी न्यूज के रिपोर्टर का सवाल और माधवी लता का हैदराबादी भाईजान को हराने का फुल कॉन्फिडेंस वाला जवाब बताता है 24 की जंग असदुद्दीन ओवैसी के लिए इतना आसान नहीं। हैदराबादी भाईजान का अभेद किला गिराने के लिए माधवी लता तैयार है। ओवैसी के खिलाफ माधवी का लाव लश्कर जब हैदराबाद की चार मीनार से गुजरा तो लगा माधवी भारत की शान और हैदराबाद की पहचान से ओवैसी के खिलाफ चुनौती का बिगुल फूंक दिया है। कभी अपने असदुद्दीन का झंडा का रंग देखा है? कुछ नहीं है उसके अंदर, जिसके पास मैनिफेस्टो तक नहीं है। तो आप जिस ढंग से आप देखते हो उस ढंग से तुम अपना अकल काम करता है। नामांकन के मौके पर मैं अब इसका समीकरण हैदराबाद का समझाना चाहता हूं, ध्यान से समझिएगा दोस्तों क्यों माधवी लता इतनी कॉन्फिडेंट है। दोस्तों हैदराबाद के अंदर जो टोटल यहां पे असदुद्दीन ओवैसी 20 साल से सांसद रहे हैं, 59% मुस्लिम आबादी है, 40% हिंदू आबादी है। अब इसमें माधवी लता का आरोप है कि कुछ फर्जी वोटर है, अगर ये 50-50 की तरफ चले जाता है या कुछ मुस्लिम वोट जो है माधवी लता को वोट कर देते हैं तो माधवी लता असदुद्दीन ओवैसी को टक्कर दे सकती है। दोस्तों ये पिछले 2 इलेक्शंस के अंदर रिजल्ट देखिए, असदुद्दीन ओवैसी को कंफर्टेबल विक्ट्री मिली थी। ये ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 32% बीजेपी का वोट है, 53% एआईएमआईएम का वोट है। जब यहां त्रिकोणीय मुकाबला होता था ये 14 के अंदर, अब 19 में देखिए बीजेपी का वोट घट गया और एआईएमआईएम का वोट बढ़ गया। पर अगर 14 के पहले अगर 9 में देखेंगे तो उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी का 40% से भी कम वोट आया हुआ है, तो उस वक्त त्रिकोणीय मुकाबला हुआ करता था। दोस्तों जाते जाते आपको होमवर्क जरूर दूंगा और आपको बताऊंगा, एक सिंपल क्वेश्चन का भी जवाब दूंगा। दोस्तों ध्यान करिए कि आपको नहीं लग रहा कि पहले अपोजिशन बात कर रहा था ईडी सीबीआई की, अपोजिशन बात कर रहा था कि लोकतंत्र खतरे में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 4 दिन के अंदर चुनाव के अंदर पूरे नैरेटिव को चेंज कर दिया। अब अपोजिशन अपने मैनिफेस्टो का जस्टिफिकेशन दे रहा है। अब अपोजिशन जो है अपने मैनिफेस्टो में कह रहा है कि उसमें तुष्टीकरण नहीं है। तो सोचिए जरा कि क्या अभी का इलेक्शन का नैरेटिव पिछले 4 दिनों से पीएम नरेंद्र मोदी ने सेट कर दिया है। और होमवर्क आपका बहुत सिंपल है, हैदराबाद में कब डाले जाएंगे वोट, इस वीआईपी सीट में कब वोट डालेंगे, माधवी लता वर्सेस असदुद्दीन ओवैसी में वोट कब डालेंगे, #24 की सरकार या 8588805811 पे व्हाट्सएप करिए, मैं आपका इंतजार करूंगा। दोस्तों आपके चुनावी प्रोफेसर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल रात 10 बजे फिर इंतजार करूंगा। नमस्कार। जी न्यूज़।